कहानी मोनिका की जुबानी। मैं बॉस्टन में अपने कॉलेज की पढ़ाई करने आई थी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मेरा भाई अविनाश भी पढ़ता था, तो मैं उसके साथ उसके घर पर रुकी थी। मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, क्योंकि मेरा भाई कभी किसी लड़के को मेरे करीब नहीं आने देता था। पर यहाँ आकर मेरी मुलाकात अविनाश के बेस्ट फ्रेंड क्रिस से हुई, और जाने क्यों उसको देखकर मैं ब्लश करने लगती थी। वह बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट था, फुटबॉल टीम में था। पर मैं अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड के साथ डेट नहीं करना चाहती थी। रात को मेरा भाई घर नहीं आया, क्योंकि वह शराब के नशे में चूर किसी क्लब में था। क्रिस की मदद से मैं उसे घर वापस लेकर आई थी। रात को तो वह सो गया था, पर अब मुझे जानना था आखिर उसने इतनी शराब क्यों पी। मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी। सोचा एक बार अविनाश को देखती हूँ, मुझे यकीन है उसे हैंगओवर होगा जब वह नींद से उठेगा। कमरे में आई तो देखा वह अभी सो रहा था। मैं बेड के ऊपर चढ़ गई, उसके पास बैठकर अपने हाथ अपने सीने के में मोड़ लिए। जब उसने आंख खोली, अचानक से उठ बैठा और पीछे हटा। क्या तुम मुझे डरा रही हो? उगलो। मैं तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए पूछी। क्या कहता हुआ? उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा कल रात के बारे में। उसने कहा मुझे पता है, मैं लुढ़क गया था, मैं बह गया था। मैंने पूछा किस बात की सेलिब्रेशन थी? अविनाश ने कहा मेरी इंटर्नशिप। मैंने पूछा तुम्हें इंटर्नशिप मिल गई? उसने कहा हाँ, मुझे टेक्सास में मिली है। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बेहद खुश हूँ। लेकिन उसके कुछ क्षण के बाद मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। उसने पूछा क्या बात है मोनिका? मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अविनाश, पर फिर मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। उसने कहा मोनिका मेरी ओर देखो, तुम्हें इतना अच्छा कॉलेज मिला है। मैंने कहा बस तुम्हारे जाने के ख्याल से मैं परेशान हो रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ तुम जाओ। अविनाश मुस्कुराकर कहा तो तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगी? मैंने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने यह इंटर्नशिप नहीं लिया तो। और इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। मैंने पूछा तुम्हें कब जाना है? उसने कहा अगले सोमवार। मैंने कहा इतनी जल्दी? और वह मुझे खुश करने लगा। यह इंटर्नशिप 6 महीने तक चलने वाली है। उसने कहा और उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह लूंगी। अविनाश ने कहा देखो मैं जब भी जरूरत पड़ेगा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम क्रिस पर भरोसा कर सकती हो। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उस पर निर्भर रहता हूँ। तो कल रात वह क्रिश को इसीलिए यह बात कही थी। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन को तुम्हारे साथ मैं बिना किसी फिक्र के छोड़ सकता हूँ। उसने क्रिस से यह बात इसलिए कही थी क्योंकि अविनाश मुझे छोड़कर जाने वाला है। मैंने कहा मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, वो मेरी प्यारी बहन। तुम ऐसा सोचती हो? मैं तुम्हें यहाँ अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकता कि तुम खोए हुए कुत्ते का बच्चा हो। मैं गुस्से से कही मैं कोई खोए हुए कुत्ते का बच्चा नहीं हूँ। अब वह मेरा रिएक्शन देखकर हंसने लगा। कहा सच बात तो यह है मोनिका, मैं उसे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाकर नहीं छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें हमेशा फॉलो करता रहे। यह बहुत ही भयानक है। बस किसी मुसीबत में तुम उसका भरोसा कर सकती हो, उसे बुला सकती हो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सफेद झंडी खड़ी की। कहा ठीक है। समय जल्दी बहता चला गया। अब मैं खड़ी खड़ी देख रही थी कि अविनाश अपने सूटकेस को लेकर कार में डाल रहा था। क्रिश घर से बाहर निकलकर उसकी मदद कर रहा था। सब सेट करने के बाद अविनाश मेरी ओर देखा। मैं नहीं रोऊंगी, मैंने खुद से वादा किया था। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मेरी आवाज़ टूटने लगी। मैं भी मोनिका। उसने कहा एक अच्छी लड़की बनकर रहना। ज़्यादातर मैं अपनी आंखें घुमाती हूँ, पर अभी अपना सिर हिलाई। क्रिस सामने आया और अविनाश ने उसके पीठ थपथपाया। वह दोनों किसी सीरियस होकर एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे पता है इशारे से मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। क्रिस उपहास किया इसके बारे में फिक्र मत करो, जाओ वहां पर जाकर झंडा गाड़ दो। उसने मौत की बानी सुनाई। अविनाश अपने कार में बैठ गया। कहा फिर जल्दी मिलते हैं। मेरे गले में गांठ बनने लगी जब मैं कार को आगे बढ़ते हुए देखा। मेरी आंखें उससे चिपकी हुई थी जब तक वह गायब नहीं हो गई। मेरे मुंह से एक सांस निकली और अब मैं मुड़कर देखी तो मेरे सामने क्रिश खड़ा था। इस बार जब उसकी आंखों ने मेरे आंखों को ढूंढा, मैंने अपनी नजरें नहीं हटाई। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और चुपचाप खड़े थे। एक हफ्ता अविनाश के बिना मैं गुजार लिया था। भाई का फोन आया। अविनाश ने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा पढ़ाई अच्छी चल रही है, पर एक बहुत मुश्किल रिसर्च मिला है। मैं कैसे अनुमान लगा सकती हूँ कि विश्व में एनर्जी का सप्लाई और डिमांड अगले 10 सालों में क्या होने वाला है। मेरा भाई हंसने लगा। कहा मैं इसके ऊपर तुम्हें लंबा लेक्चर दे सकता हूँ, पर इस बात के लिए सही बंदा क्रिश है।
क्रिस इस पर रिसर्च कर रखा है, तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो। उसके बाद मेरे भाई ने फोन रख दिया। मैं बाथरूम से नहाकर निकली, तब तक सूरज डूब चुका था। डोरबेल बजी, मैं बिदक उठी। मुझे याद नहीं मैंने किसी मेहमान को बुलाया हो, फिर कौन हो सकता है। जब मैं दरवाजा खोला तो सामने क्रिश खड़ा था। यह एक इमरजेंसी है, उसने बड़बड़ाया, जैसे कि चिढ़ा हुआ हो। हालांकि चेहरे पर ऐसे भाव नहीं थे। मुझे माफ करना, हमेशा की तरह उसने बढ़ा चढ़ाकर कहा। मैं सच में इस बेचारे लड़के की फिक्र करते हुए कहा, जिसे बेबी सिटिंग करने भेजा गया। क्या तुम्हारे पास समय है? कम ऑन, मैं इतनी दूर से आया हूँ। उसने नखरे की मुस्कान दी। मैं इसे हाँ समझकर उसे अंदर बुला लिया। जब क्रिश मुझे पढ़ा रहा था, मैं हैरत में थी। यह लड़का इतना सब कुछ कैसे जानता है? मैंने कहा, थैंक यू क्रिश, तुमने काफी मदद की। उसने कहा, तुम किसी भी वक्त मुझे कह सकती हो। मैंने कहा, मैं सोच रही हूँ तुम्हें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं किया क्या? नोटबुक पर कुछ लिखते हुए कहा, हाँ मैंने किया। खुद को रोक नहीं सकी, पूछा कहाँ? पर मुझे पता है कि यह पढ़ने में अच्छा है, इसे कहीं भी मिल जाएगा। उसने कहा, यहीं बॉस्टन में पर्ल ऑयल्स के पास एक बड़ा रिसर्च सेंटर है। एक तरह से मुझे शांति मिली, कम से कम यह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। पर मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ मुझे पता नहीं। क्या तुम्हें चांस मिल गया? मैंने पूछा। उसने कहा, पता नहीं, कल सुबह 8 बजे मेरी इंटरव्यू है और प्रेजेंटेशन है। जब मैं घड़ी देखी तो आधी रात पार हो चुकी थी। उसने देखा तो कहा, इसकी चिंता मत करो, बस अपना काम पूरा करो। क्रिश, मैंने विरोध किया, मेरा प्रोजेक्ट इतना अर्जेंट नहीं है, अगले हफ्ते तक करना है। पर उसकी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू जरूरी है। मेरी आंखें भारी हो गई। मुझे लहरों की आवाज़ आ रही थी और चिड़िया के चहचहाने की, जो सुनने में काफ़ी मधुर लग रहा था। क्या चिड़िया? 1 मिनट। मैं जल्दी से उठी, अपनी धुंधली आंखों से देखने लगी तो सुबह हो चुकी थी और मैं लिविंग रूम में थी। खुद को देखा तो एक कंबल उड़ा रखा था, किसी ने मुझे उड़ा दिया था। क्रिश, मैं उसे ढूंढने लगी पर वह कहीं नहीं था। घड़ी देखी तो 7:30 बज रहे थे। मुझे यहाँ छोड़कर चला गया था। मैं उठकर सोफे में बैठ गई और फिर मुझे क्रिस की नोटबुक नजर आई। मैं सोच में पड़ गई। यह काफ़ी ज़रूरी चीज़ था जो वह भूल गया। जब मैं पन्ने पलटकर देखने लगी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वह इसे कैसे भूल सकता है? मैंने फैसला किया, मैं इस नोटबुक को वापस करूँगी। जब मैं वहाँ पहुँची थी 8 बजे से पहले तक मैं क्रिश को फ़ोन किया था, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फ़ोन करना बंद कर दिया। सोचा कि इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में होगा और उसके बाद मैंने उसे मैसेज भी किया था। घड़ी देखी तो 10:30 बज रहे थे और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मोनिका, किसी की आवाज़ आई और मैं बिदक उठी। जब उस ओर सिर घुमाकर देखी तो सामने क्रिश खड़ा था। नेवी ब्लू सूट में था, टाई नहीं पहनी थी, पर बेहद हैंडसम लग रहा था। वह मेरे करीब आने लगा। मैं खड़ी हो गई, कहा, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। कुछ पल वह मुझे देखकर फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा, क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा? उसने कहा, माफ़ करना, मैं बेहद बिजी था। मैं बीच में ही रुककर उसकी आंखें उस नोटबुक पर पड़ी जो मैंने पूरे समय अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मुझे माफ़ करना, तुम यह मेरे घर पर छोड़ आए थे। मैं व्याख्या करने लगी। मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर मैं बुरी तरीके से हार गई। वह बिल्कुल खोया हुआ सा था। मेरी ओर देखा, कहा, तुम इतनी दूर बस इस नोटबुक को वापस करने आई हो? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसमें ऐसे कहा कि इस नोटबुक की ज़रूरत ही नहीं थी। बेवकूफ़ की तरह मैं कही हाँ। वह हंसने लगा और मुझे लगा कि मैं मर जाऊं। कितना हैंडसम लग रहा था। जब मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा वह मनमोहक नहीं हो सकता, वह मनोरंजन के साथ कहा, कम ऑन मोनिका, यह सब कुछ मेरे दिमाग में है। मैंने पूछा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा रहा? क्या तुम्हें यह मिला बिना तुम्हारे नोट्स के? वह मुंह दबाकर हंसा। कहा, मोनिका, मुझे अपने नोट्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब याद है, नहीं तो मुझे यह नहीं मिलता। मैंने पूछा, तुम्हें मिल गया? उसने कहा, हाँ, इस बात पर मुझे तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। मैंने पूछा, मुझे ट्रीट? उसने कहा, हाँ, मैं सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, काफ़ी भूख लग गई है, चलो मैं तुम्हें भी ट्रीट देता हूँ। हम दोनों रेस्टोरेंट में आ गए थे। मैं खाने में सॉस डालकर खाने लगी थी। क्रिस मुझे मनोरंजन के साथ देख रहा था। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, कुछ नहीं। अच्छा हुआ कि मुझ पर क्रिस का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे सामने मेरी फेवरेट खाना था। तुम्हें पता है, क्रिस शुरू किया, यह देखने लायक दृश्य है। मैंने अपनी भौं ऊंची की। ज़्यादातर लड़कियां काफ़ी सावधानी पूर्वक मेरे सामने खाती है, उसने कहा। लड़कियां अपनी छवि बरकरार रखने की कोशिश करती है। मुंह दबाकर हंसा। पर तुम, मोनिका, खाना देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ी। मेरा दम घुट गया। मुझे नहीं पता कि इसे अपमान कहना चाहिए या प्रशंसा।
फिक्र मत करो, उसने जोड़ा। मुझे बेहद मज़ा आ रहा है। उसकी आवाज़ मनोरंजन से भरपूर थी। उसकी प्लेट अभी भी खाली थी, जबकि मैं अपना दूसरा प्लेट खत्म कर रही थी। मैंने सोचा था तुम्हें भूख लगी है, मैंने कहा। मेरा पेट पहले ही भर गया है, तुम्हें ऐसे खाता देखकर। क्रिश मजाक उड़ाया और मैं अपनी आंख घुमाने लगी। मैंने उसकी ओर देखा तो काफ़ी सेक्सी लग रहा था। मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। उसकी छवि बैड बॉय जैसी थी, नुकसान पहुंचाने जैसा बैड बॉय नहीं, ऐसा बैड बॉय जो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, मेरे टाइप का बैड बॉय। यह सोचते ही मेरा चेहरा ब्लश करने लगा। उसने पूछा, क्या तुम फुटबॉल देखने आओगी? मैंने पूछा, कब? उसने कहा, इस शुक्रवार को। अविनाश बता रहा था जल्दी चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। मैंने अपनी आंखें घुमाई, कहा, हाँ मैं आना पसंद करूंगी। अविनाश इधर नहीं है तो उसकी जगह पर मुझे चार्ज लेना पड़ेगा, उसने कहा। और मैं समझ सकती हूँ कि अविनाश की अनुपस्थिति में यह अपनी टीम के लिए इस पर भरोसा करेगा। मैंने मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या मुझे फिक्र करने की जरूरत है? उसने नखरे की मुस्कान देकर कहा, कोई मौका नहीं है। मैं अपना सर हिलाते हुए हंसने लगी। मैं क्रिस के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, क्योंकि वह मुझे रहस्यमय लगता था। अचानक से मैंने देखा कुछ लड़कियां मुझे देख रही है। मुझे इसकी आदत थी, क्योंकि मेरा भाई अविनाश भी पॉपुलर था और जब मैं उसके साथ रहती थी लड़कियां मुझे देखती थी। क्रिस के साथ यह अलग है। जब मैं उसके साथ रहती हूँ लड़कियां मुझे किसी और तरीके से ही देखती है, जैसे मुझे दर्द के साथ देख रही होगी कि उन्हें चोट पहुंची। वह लोग कौन है? मैं फुसफुसाई। क्रिस झुंझुलाहट के साथ उन्हें देखता हुआ कहा, डांस क्लब की लड़कियां हैं। बॉस्टन के सड़कों में मैं रात में चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, जिसमें मैं संतुष्टि भरा सांस ले रही थी। काफी लंबे समय हो गया है जब मैं शहर में इस तरह से चली हूँ। मेरे पापा हमेशा जाने आने के लिए मुझे ड्राइवर के साथ ही भेजा करते थे। हाई स्कूल में सारे लोग मुझे अमीर बाप की बिगड़ी बेटी कहते थे। मैं यह सोचकर उपहास करने लगी कि यह वाक्य आधा सही है। मैं अमीर जरूर हूँ पर बिगड़ी हुई नहीं हूँ। बस स्टॉप नजर आया तो मैं मुस्कुराने लगी। जिस वक्त मैं अपनी गति बढ़ाने वाली थी मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे बाजू को कसकर पकड़ लिया और गली की ओर खींचा। मैं चिल्लाने जा रही थी पर वह आदमी मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे मैं जंगली की तरह संघर्ष करने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझे उस गली में और ज्यादा अंदर खींचने लगा और मैं उसके दबे हुए हाथों में चीख रही थी। लड़का इतना ताकतवर है कि उसकी गिरफ्त से निकल नहीं सकती। हालांकि मैं उसे लात घूंसे मार रही थी और अंदर घसीट कर मुझे छोड़ा। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह बिल्कुल सुनसान थी। काफी अंधेरा था। उसने मुझे किनारे किया। ईंट की दीवार से मेरी पीठ टकराई। आखिरकार मैंने उसकी ओर देखा। मेरा दिल रुक गया। उसने एक हुडी पहनी हुई थी और चेहरे पर नकाब था। मैंने सोचा था कोई विकृत शराबी होगा, पर मैं गलत थी। मोनिका, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल सीने में तेजी से धड़कने लगा। आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी जब वह अपने हाथों से मेरे मुंह को पकड़ रखा था। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, वह फुफकारा और आंसुओं से मेरा दम घुटने लगा। यह साइकोपैथ कौन है? मैं इसे पहचान नहीं पाई। वह बोल भी इतने धीरे रहा था, दिमाग और सोच नहीं पा रहा था। कोई मेरा पीछा कर रहा था जो मुझे अब लेना चाहता है, और कोई इत्तेफाक से किया हुआ हमला नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश से। तुम मेरी हो, वह दांत दबाकर कहा और मेरे गले को चूमने लगा। कब कभी मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। नहीं, मैं चिल्लाई, पर इससे फायदा नहीं हुआ। वो दांतों से मेरे त्वचा को काटा और मैं दर्द से कराहने लगी। एक हाथ से मेरे कलाइयों को दीवार के ऊपर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से मेरे स्कर्ट के नीचे थाई के अंदर डाल दिया। मैं एकदम सदमे में आह भरी। कभी कॉलेज में स्कर्ट पहनकर नहीं आती, सिवाय आज के। अपनी उंगलियां मेरे अंदरूनी थाई में चलाने लगा। कहा, तुम कितनी नर्म हो। उसकी आवाज़ हवस से भरी हुई थी। उसने मेरा कार्डिगन उतार फेंका और मैं अपने टॉप में थी। उसने मेरे कंधे को निकाल दिया और मेरे कंधों को सूंघने लगा। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं अपनी आवाज़ को ढूंढ नहीं पा रही थी। मेरे होंठ कांप रहे थे। उसके हाथ मेरे टॉप के अंदर से मेरे उभार तक पहुंचा, जिसे वह दबाने लगा। नहीं, रुको, मैं चिल्लाई। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वह सही काम नहीं था, क्योंकि उसने अचानक से मुझे उल्टा घुमा दिया और मेरे पीछे से आ गया। एक पल के लिए लगा मेरी दुनिया टुकड़ों में बट रही है। पूरे समय तक मैं एक अच्छी लड़की थी। मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था। अब मैं यहाँ हूँ और एक अजनबी मेरी इज्जत लूटने जा रहा है, जो इस अंधेरी गली में मेरी वर्जिनिटी भी ले लेगा। मुझे इससे अधिक घिन नहीं आ सकती थी। जब वह सिसकी ले रहा था, मेरा रोना और ज़्यादा हो गया।
जब वह रूखे तरीके से मेरी पैंटी को पकड़ा। मुझे लगा वह उसे फाड़ देगा। इसे छोड़ दो, एक आवाज़ अचानक से गूंजी। मैंने तुरंत गली के मुंह पर देखा। तुम गंदी नाली के कीड़े, उस नए आगमनकारी के मुंह से निकला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मैं यह आवाज़ पहचानती थी। और वहाँ खड़ा था क्रिश। देख कर ही लग रहा था किसी की जान भी ले सकता है। मैंने देखा क्रिश किसी तूफान की तरह मेरी ओर आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कोई मुझे बचाने आया है। वह बीमार बिगड़ित इंसान तुरंत मुझे छोड़ दिया और मुझे दीवार की ओर धकेला और मुझे यहाँ जमीन पर गिरा छोड़कर वह भाग निकला। भागने की कोशिश मत करो गिरे हुए इंसान, कहकर क्रिस उसकी ओर दौड़ने जा रहा था। लेकिन जब उसने मुझे जमीन पर गिरा हुआ देखा वह वहीं रुक गया। सदमे में था जैसे मैं दिख रही थी। मेरे सर पर दर्द हो रहा था। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा तो देखा मेरे हाथ में खून लगा हुआ था जो कि दीवार की चोट लगने पर जख्म बनी थी। हे भगवान मोनिका! वह मेरी ओर देखा और फिर उस भागते हुए इंसान की ओर। मैंने देखा उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। शुरू में मुझे लगा कि वह मुझे छोड़कर उस आदमी के पीछे भागेगा क्योंकि उसके चेहरे के भाव बता रहे थे उसे उस इंसान को जान से मारना चाहता है जिसने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की। पर फिर उसकी आंखें नरम हो गई और वह मुझे देखने लगा। मैं जमीन पर गिरी, अपने कंधे को मोड़ कर रोने लगी थी। मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज़, मैं कही। वो मेरे करीब आकर मुझे छूने की कोशिश किया पर मैंने उसके हाथ झिड़क दिए। कहा नहीं, उस विकृत इंसान ने मुझे छुआ था। मैं नहीं चाहती मेरा शरीर कोई और छुए। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? मैंने पूछा। मैंने तुम्हें देखा था फुटबॉल ग्राउंड में, तुम मुझे ढूंढ रही थी। जब मैं लॉकर रूम में आया देखा तुम चली गई। पार्किंग लॉट में तुम नहीं थी, क्रिश ने जारी रखा। फिर मैं तुम्हें बस स्टैंड में देखा। शायद तुम अपनी कार लेकर नहीं आई थी पर एक पल के लिए मेरी आंखें हटी और तुम गायब थी। क्रिस मुझे ड्राइव करके घर ले आया और मुझे मेरे कमरे में धीरे धीरे ले जाने लगा। हालांकि उसने मुझे शायद ही छुआ होगा क्योंकि मैं काफ़ी ट्रॉमा में थी, जैसे कि उसका स्पर्श मुझे तोड़ देगा। मैंने अपने हाथों को अभी मोड़ रखे थे और कोशिश कर रही थी मैं गिर न जाऊं। उसने कहा ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन करने जा रहा हूँ। मैंने अपना माथा हिलाया और फिर बाथरूम में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और नीचे मार्बल के फ्लोर पर बैठ गई। मैंने अपनी टॉप उतारी, ब्रा की हुक खोली और जब स्कर्ट उतारने गई देखा कोई गाढ़ी सी चीज़ मेरे स्कर्ट के पीछे लगी हुई थी जिससे मुझे उल्टी करने का मन हुआ। बीमार बिगड़ित इंसान इतना उत्साहित था, कैसे खुद पर काबू नहीं रख पाया। एक चमत्कार ही था कि मैं बच गई थी। मोनिका! क्रिश दरवाज़ा खटखटा रहा था। वहाँ क्या हो रहा है? वह पैनिक करने लगा। वह नॉब घुमाने लगा पर मैं उसे लॉक कर रखा था। मोनिका तुम ठीक तो हो? वह आखिरकार सख्त होकर पूछा। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं फिर से उल्टी करने लगी थी, चिल्ला रहा था, दरवाज़ा बजा रहा था। मैं नल खोल रखी थी और मेरा गला जल रहा था। आखिरकार दरवाज़ा खुला। क्रिश अंदर आने में सफल हो गया था। उसने अपनी आंखें छोटी करके मुझे देखा और मेरा दिल सीने में धड़कने लगा। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा जो उसे मेरी हालत देखकर हुई थी। मैं अबाक रह गई जब वह झुक गया और मुझे अपने बाहों में कसकर भर लिया। नहीं, मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाने लगी। वह सब कुछ मुझे दिखने लगा था जो मेरे साथ हुआ था। सब ठीक है, तुम ठीक हो, वो फुसफुसाया और मैं उसके सीने में सर रखकर रोने लगी। मत रो, मैं यहाँ हूँ, तुम सुरक्षित हो मोनिका, कहकर मुझे बार बार शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं अच्छा महसूस करने लगी। उस गली में वह इंसान साइकोपैथ था पर यह इंसान क्रिश मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ है। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि कभी अपनी ज़िंदगी में मुझे किसी की इतनी बुरे तरीके से ज़रूरत होगी और वह वक्त अब था। क्रिश बाथरूम रोब लेकर मेरे शरीर को अच्छे से ढक दिया। मुझे एहसास हुआ मैं उसके सामने लगभग नग्न थी। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि खुद को साफ करना इतना मुश्किल होगा पर शायद उसे एहसास हो गया था। उसने मुझे अपने बाजुओं में उठाया और वापस से बेडरूम में लेकर आया। वह मेरे पास आकर लेटा और मुझे उसकी ऊष्मा महसूस होने लगी। उसकी ज़रूरत है ताकि मैं भूल पाऊँ उस गली का दर्दनाक हादसा। मैं अभी खुद को साफ नहीं किया था पर मैं बच जाऊंगी अगर क्रिश मुझे ऐसे ही अपने करीब थामे रखे। क्या तुमने पुलिस को बताया? मैंने पूछा। उसने कहा हाँ बताया है। मैं चाहता हूँ वो जेल में सड़े और अगर पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई तो मैं उसका शिकार करूँगा जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। हाँ, अविनाश मेरी ऐसे ही हिफाजत करता था पर क्रिश की बात कुछ और ही थी। क्या मुझे यह बताना चाहिए कि साइको ने मुझे क्या कहा था? लंबे समय से वह मुझ पर नज़र बनाए था। क्रिश कहा। मैंने अविनाश का फ़ोन ट्राई किया
पर वो उठा नहीं रहा। मैंने कहा प्लीज़ उसे मत बताओ। क्रिस कहा पर उसे जानने का हक है। मैंने कहा क्रिस, इससे पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुमने भी देखा है कितना खतरनाक चीज़ मेरे साथ हुई। उसकी मुझ पर पकड़ और मजबूत हो गई। उसने पूछा तुम अपनी कार लेकर क्यों नहीं गई थी? मैंने कहा मेरी कार खराब थी, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने सोचा था कि तुमसे मदद मांगूं, लेकिन उसने कहा फिर क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे? बस एक फ़ोन ही तो करना था, क्या इतना मुश्किल था? मैं निगलने लगी। यह बहुत डरावना लगता है जब गुस्से में रहता है। इसके कई सारे रूप है जो मुझे चौंकाते रहते हैं। मैंने सोचा था तुम बिजी हो गए। मैंने कहा तुम्हारी फुटबॉल मैच है कल। उसने उपहास किया, यह तुम्हारी गलत धारणा है। फिर धीरे से फुसफुसाया, मुझे और जल्दी आना चाहिए था। उसकी आवाज़ कांप रही थी और मेरे बालों को हल्का सा चूमा, जिससे मेरे दिल जम गया और मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। जब मैं सुबह उठी तो मेरे साइड के बिस्तर बिल्कुल ठंडी थी। क्रिस चला गया था, लेकिन फिर दरवाजे से वह अंदर आया। उसने शर्ट नहीं पहन रखे थे, शरीर में पसीना था, सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उसकी एक एक एब्स मुझे नजर आ रहे थे, हाथ गंदे थे। मैं शिकायत नहीं कर रही, मन कर रहा था उसमें अपनी उंगली चलाऊं। उसने कहा मैं तुम्हारी कार ठीक कर दी, जिससे मैंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। जब मैं आज मैच देखने आई, मैं और स्टेसी बैठे हुए थे। हमारे सामने वह दीपक नाम का लड़का बैठा हुआ था, जिसे अविनाश ने यह कहकर भगाया था कि वह बहुत अजीब है। मैं उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन मुझे यह लड़का सच में अजीब लगा। मैच के दौरान जब क्रिस की नज़रें मुझसे मिली, मैं उसे देखकर मुस्कुराई और उम्मीद लगाने लगी कि वह जीते। मैंने उसका काफ़ी समय खराब किया था। स्टेसी ने कहा अविनाश और क्रिस बहुत हॉट है, बहुत ही पॉपुलर है, जिसे हर लड़की पाने का सपना देखती है। पर उसकी बातें सुनकर जाने क्यों मुझे जलन हो रही थी। उफ, मेरा यह दिल। उसे वापस से अपने घर पर बुलाया और हम दोनों मिलकर असाइनमेंट करने लगे। मैंने कोई इसकी योजना नहीं बनाई थी। यह मुझे घर ड्रॉप किया था और मैं अंदर आने को कहा। उसे ड्रिंक दिया। वह पढ़ाई के बारे में पूछा और फिर कहा चलो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, पर उसके साथ वक्त गुजारने में मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या वह भी ऐसा ही सोचता है? जब वह मुझे ऑयल मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा था, सब ठीक चल रहा था जब मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरे इतने करीब बैठा था, मैं उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी। उसकी परफ्यूम की मर्दाना खुशबू किसी नशे की तरह थी। लोगों को गलतफहमी होगी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अगर वह तुम्हें इस तरह से देखेंगे मोनिका। क्रिस की आवाज से मैं अपने सपनों की दुनिया से वापस आई। जब मैं उसे देखी, उसके चेहरे पर नखरे की मुस्कान थी। तुम क्या सोच रही थी जब तुमने सांस रोक रखी थी, आंखें बंद थी और अपने होठों को काट रही थी? अचानक से मेरे गाल गर्म होने लगे थे। इतनी शर्मनाक है कि मैं उसे अपनी आंखें हटा ली। ऐसा नाटक मत करो कि तुम कुछ महसूस नहीं करती। ये वह तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था। इतने धीरे से कहा कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ने लगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा, इस उम्मीद से कि वह अत्याचार बंद करे। तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं उसे अनदेखा करने लगी। मेरे इतने सारे असाइनमेंट है, क्या आज रात तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे? यह निर्भर करता है कि तुम क्या सीखना चाहोगी। वह नखरे की मुस्कान दी, जैसे और खतरनाक लग रहा था। उफ, मैंने गलत शब्द चुने। बैड बॉय क्रिस। महसूस हुआ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, नसों में खून तीव्र गति से बह रही थी। मतलब क्या है? मैं फिर भी उसे सवाल पूछा। खुद चौंक उठी। कितनी लुभावनी आवाज में मैं बात की थी, जैसे कि मैं उसे इजाजत दे रही हूँ। उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वह करे, हरी झंडी दिखा रही हूँ। इस तरह से कहता हुआ उसने अपनी 2 उंगलियों से मेरे चेहरे को ऊपर उठाया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके तीव्र अंबर आंखों में देखने लगी। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लेती, उसने मेरे होठों को अपने होठों से बंदी बना लिया। मैं सदमे में थी। उसके नरम होठ मेरे होठों में होले होले चल रहे थे। अपने होठ हिला रहा था, पर मैं बिल्कुल नौसिखिया थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। अपना मुंह खोलो, उसने मेरे कानों में फुसफुसाया। शरारती शरारती क्रिश, तो मुझे यह शिक्षा देना चाहता है। मैंने उसकी बात मानी और अगली चीज जो मुझे पता है, उसके जीभ मेरे मुंह के अंदर थे। उसके जीभ मेरे जीभ को चिढ़ा रहे थे। कोई नया इलाका टटोल रहा था और मेरे मुंह से सिसकी निकलते निकलते बची। अच्छा हुआ मैं शर्मिंदा होने से बच गई।
पर उसके होंठ मेरे होंठों में इतने अच्छे लग रहे थे। मुझे नहीं पता मैं अपनी सिसकियों को रोक पाऊंगी। मुझे पता है वह किस के बीच में मुस्कुरा रहा था। फिर वह पीछे हटा। अब उसके चेहरे पर चाहत नहीं बल्कि मनोरंजन था। वो सोफे में बैठकर मुझे अपने गोद में बैठने का इशारा किया। अच्छी लड़की की तरह मैंने उसकी बात मान ली और अब वह मेरे होठों में दोबारा से होंठ रख दिए। उसके हाथ मेरे पीठ पर थे और यह लम्हा था जब मैं चाहती थी कि वह मुझे सिखाए। मेरी सोच कितनी गंदी हो गई। शिट। मैं ब्लश करने लगी। मुझे दिखा रहा था कि क्या करना है। वह किस को ना तोड़ते हुए मेरे बाजुओं को पकड़कर अपने गले के चारों ओर लपेट लिया और मैं खुद को उस किस में और खींचता हुआ महसूस की, एक नए पोजीशन के साथ। वह किस मेरे शरीर में गुदगुदी मचा रहा था और काफ़ी जुनूनी तरीके से वह मुझे अब चूमने लगा। मेरे पूरे शरीर में आतिशबाजी की चिंगारी फूटने लगी। मुझे एहसास हुआ एक नई उत्तेजना अपने थाई के बीच के संवेदनशील भाग में अनुभव करने लगी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था एक किस मात्र से मेरा शरीर इस तरह से उत्तेजित हो रहा था। क्रिश, मेरे मुंह से सिसकी निकली। मैं अब खुद को रोक नहीं पाई। मैं फिर से उसे किस के बीच में हंसता हुआ पाया। मुझे चिढ़ा क्यों रहा है? मैं अब सिर्फ अपना अटेंडेंस देने के लिए उसका नाम नहीं लिया था बल्कि उससे भीख मांग रही थी। मेरा शरीर मेरे दिमाग के खिलाफ जा रहा था। मैं अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड को किस कर रही थी और जो मुझे पसंद आ रहा था और मुझे पता है उसे भी पसंद आ रहा था क्योंकि वह इतनी जल्दी हटना नहीं चाहता था। दोस्तों, आखिर किसने मोनिका के ऊपर हमला किया? क्या अविनाश और क्रिस मिलकर मोनिका की हिफाजत कर पाएगा? आगे इनकी स्टोरी में क्या तूफान आने वाला है जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।